विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा दो युग्मित सरल आवर्ती दोलकों की गति, मोशन ऑफ टू कपल्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। ये टॉपिक हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट के यूनिट 4 से लिया है, मैकेनिक्स पार्ट से हमने लिया है इस टॉपिक को। सिंपल ऑसिलेटर्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने को जा रहे हैं कपल्ड ऑसिलेटर के बारे में। दो युग्मित सरल आवर्ती दोलकों की गति, मोशन ऑफ टू कपल्ड एसएच ऑसिलेटर्स। गति का इक्वेशन हम सबसे पहले यहाँ देखना चाहेंगे। हम देख रहे हैं सेम लेंथ है और यहाँ पर जो प्रत्यानयन बल नियतांक है जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं, बल नियतांक है जो है यहाँ पर के। माना एम लंबाई तथा एम द्रव्यमान तथा एल लंबाई के दो समान आवर्ती दोलक हैं। इन दोलकों के द्रव्यमान को किसी स्प्रिंग से जोड़ा, एम सेम द्रव्यमान की स्प्रिंग से जोड़ दिया है, जिनका बल नियतांक के है, कपलिंग कांस्टेंट जिसे कह सकते हैं। साम्यावस्था में स्प्रिंग की लंबाई दोनों द्रव्यमान को बीच की दूरी के बराबर है। ये दोनों दोलक मिलकर एक युग्मित कपल्ड ऑसिलेटर बनाते हैं। इस व्यवस्था को चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इस निकाय को साम्यावस्था से थोड़ा सा अगर हम विस्थापित कर दें तो दोनों दोलक कंपन गति करना प्रारंभ कर सकते हैं। अगर हम इस द्रव्यमान को थोड़ा सा विस्थापित कर दें, चित्र 8 वाले द्रव्यमान को थोड़ा सा विस्थापित कर दें तो चित्र 9 की भांति ये द्रव्यमान गति करेंगे। पहला जो द्रव्यमान है P1 वाला वो विस्थापित होगा x1 और दूसरा P2 वाला जो द्रव्यमान है वो विस्थापित होगा x2। विस्थापन क्रम से क्या होंगे यहाँ पर x1 तथा x2। दोलक P1 की गति का इक्वेशन हम लिख सकते हैं m/d2x/dt² इक्वल माइनस mg(x1/L माइनस k(x1 - x2)। सिमिलरली हम यहाँ से d2x2/dt² के लिए लिख सकते हैं ये वाली इक्वेशन P2 दोलक के लिए। और अगर हम इस इक्वेशन में m को सभी टर्म्स के डिवाइड में ले आए तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी d2x1/dt² इक्वल माइनस g(x1/L माइनस k(x1 - x2) इक्वेशन 1। और सिमिलरली इक्वेशन 2 भी हम लिख सकते हैं x2 के लिए। उपरोक्त इक्वेशन 1 एंड 2 में सामान्य सरल आवर्ती के पद के अतिरिक्त, यानी हाँ हम देखना चाहें ये जो पद है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वल हैं, लेकिन यहाँ पर एक अतिरिक्त पद आ रहा है x1 - x2 के। x1 - x2 उपस्थिति है। यह पद स्प्रिंग के द्वारा दोलकों को युग्मित करने के कारण प्राप्त कपल्ड ऑसिलेशंस के कारण हुआ है, इसलिए हम इसे कपलिंग टर्म कहते हैं। और इन समीकरणों के स्वरूप से यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक दोलक का त्वरण दूसरे दोलक की स्थिति पर निर्भर करता है, अर्थात वे एक दूसरे से स्वतंत्र होकर गति नहीं कर सकते। यदि x1 > x2 हो तो स्प्रिंग में प्रसार होगा और इसके जस्ट अपोजिट हो तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगी तथा यह प्रसार दोलक P1 के त्वरण के विपरीत दिशा में तथा दोलक P2 के त्वरण की दिशा में होगा। अगर हम मान लें g/L को ω0² जिसे हम नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी कहते हैं, तो हम इक्वेशन 1 एंड 2 को चेंज कर सकते हैं d2x/dt² प्लस ω0² x1। यानी हाँ हमने g/L जो हमारे पास g/L है इसको हमने क्या ले लिया है, ω0² ले लिया, नेगेटिव है और इस डिफरेंशियल टर्म के पास आएगा तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। d2x1/dt² प्लस ω0² x1 इक्वल माइनस k/m(x1 - x2)। सिमिलरली d2x2/dt² प्लस ω0² x2 इक्वल माइनस k/x2 - x1। प्रत्येक दोलक पर युग्मन के प्रभाव को जानने के लिए इक्वेशन 3rd और 4th को x1 तथा x2 के लिए हम सिंपल करते हैं, सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 3rd एंड 4 को सीधे हल करने के बजाय हमें इसे कोऑर्डिनेट जो है ना, ये x1 और x2 को हम कोऑर्डिनेट में चेंज कर देते हैं, जैसे हम x1 + x2 इक्वल कैपिटल X लिख सकते हैं, ले सकते हैं, और स्मॉल x1 - x2 इक्वल y लिख सकते हैं। तो हम क्या पाएंगे कि d2x/dt² इक्वल d2x1/dt² प्लस d2x2/dt²। दूसरा हम y के लिए लिख सकते हैं d2y/dt² इक्वल d2x1/dt² माइनस d2x2/dt²। अब हम इक्वेशन जो 3rd एंड 4th थी उसको अगर ऐड कर दें तो ऐड करने के पश्चात हम पाएंगे कि ये सिमिलर टर्म्स हैं। जैसे हम इनको ऐड करेंगे तो माइनस का k/m(x1) इधर नेगेटिव है, इधर ये पॉजिटिव है, इधर ये हम देखेंगे इधर ये नेगेटिव है तो इधर ये पॉजिटिव हो जाता है, इधर ये नेगेटिव, यानी राइट हैंड साइड टर्म 0 हो जाएगी हमारी और
लेफ्ट हैंड टर्म जो है वो हो जाएगी डी टू एक्स वन अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी टू एक्स टू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स वन प्लस में एक्स टू, डी टू एक्स वन अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स वन प्लस डी टू एक्स टू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स टू इक्वल में जीरो। ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो एक्स वन प्लस एक्स टू, जिसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, कैपिटल एक्स रख सकते हैं इक्वेशन 5 से। और डी टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन डी टी स्क्वायर, यहाँ भी एक्स वन प्लस एक्स टू की जगह एज इट इज़ एक्स रख सकते हैं तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल में जीरो। ये हमारी इक्वेशन 9 हमें प्राप्त हो गई है। ये कब, जब इक्वेशन एंड थर्ड एंड फोर को हमने जोड़ा है। अब हम नेक्स्ट टर्म लेंगे, इक्वेशन थर्ड एंड फोर को घटाएंगे। इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फोर को घटाएंगे तो हमें इक्वेशन फाइंड होती है डी टू एक्स वन अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स वन माइनस डी टू एक्स टू अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स टू। और जो राइट हैंड साइड है वो जीरो नहीं होगी, यानी यहाँ माइनस के बाई एम एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस के बाई एम एक्स टू माइनस एक्स वन, ये जस्ट डबल हो जाएंगे। जैसे माइनस के बाई एम एक्स वन नेगेटिव है, इधर भी ये नेगेटिव है, यानी टू के बाई एम एक्स वन माइनस एक्स टू, और लेफ्ट साइड की तरफ ले आएंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगी। जिसे हम यहाँ देख रहे हैं डी टू एक्स वन माइनस एक्स टू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस टू के बाई एम एक्स वन माइनस एक्स टू। चूँकि हमने माना है कि वेरिएबल्स को सिंपल बनाने के लिए एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल हमने कैपिटल वाई लिया है, उस कैपिटल वाई की वैल्यू यहाँ पुट करना चाह रहे हैं हम, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर वाई प्लस टू के बाई एम कैपिटल वाई। इन दोनों में से y हमने कॉमन ले लिया है तो ये होगा ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू के बाई एम वाई इक्वल में जीरो। इक्वेशन 9 एंड 10 को समान सरल आवर्ती दोलकों की गति के समीकरण को दोनों ही सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन को फॉलो करते हैं, यानी उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। समीकरण 9 तथा 10 को निम्न रूप से भी लिखा जा सकता है, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल माइनस ओमेगा वन स्क्वायर एक्स। 9 जो इक्वेशन है वो है हमारी 9 इक्वेशन जो है उसको हम 9 इक्वेशन जो है वो हमारी डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल में ज़ीरो। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल माइनस ओमेगा वन स्क्वायर एक्स, यानी ओमेगा नॉट को अब हमने यहाँ पर ओमेगा वन माना है। सिमिलरली ऐसा करके हम यहाँ पे इक्वेशन 10 को लिख सकते हैं डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल माइनस ओमेगा टू स्क्वायर वाई, यानी ओमेगा टू इक्वल हमने टर्म लिए है ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू के बाय एम, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू के बाय एम हमने ओमेगा टू ले लिया है, यानी ओमेगा वन इक्वल ओमेगा नॉट तथा ओमेगा टू इक्वल रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू के बाय एम। इक्वेशन 11 एंड 12 जो अभी हमने ये ली हैं, ये हमारी इक्वेशन 11 एंड 12 हैं, सरल आवर्त गति के इक्वेशंस हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि युग्मित दोलकों या निकाय की गति को ऐसे दो निर्देशांकों x एंड y के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जिनकी गति सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करती है। यदि y इक्वल क्या हो, ज़ीरो, हमेशा ही ज़ीरो हो, तो x1 बराबर क्या होगा, x2 हो। इस कंडीशन में जो इक्वेशन होगी वो होगी हमारी डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल ज़ीरो। इस स्थिति में प्रत्येक दोलन की जो दोलन आवर्ती है वो स्वाभाविक आवर्ती होगी, नेचुरल होगी, ओमेगा वन इक्वल ओमेगा नॉट अयुग्मित अवस्था के समान होगी तथा युग्मन का कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि दोनों दोलक एक ही कला में होंगे। इस प्रकार की गति में स्प्रिंग की लंबाई में कोई भी चेंज नहीं होगा। स्प्रिंग सदैव अपनी प्रारंभिक लंबाई की अवस्था में ही रहेगी, यानी नेचुरल जो फ्रिक्वेंसी है, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है, उसी से मोशन करेगी, जैसा कि चित्र 10 में प्रदर्शित किया गया है, ये हम देख रहे हैं यहाँ पर। और यदि x बराबर 0 हो, यानी x1 इक्वल माइनस x2 हो, तो गति निम्न इक्वेशन ले लेती है डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू के बाई एम वाई इक्वल में 0। आप दोलकों की जो आवर्ती है वो कपल्ड हो गई है, पूर्व स्थिति से अधिक होगी क्योंकि दोनों दोलक एक दूसरे के विपरीत कला में होंगे, जिससे स्प्रिंग प्रसारित होगी। जब विपरीत कला में होते हैं तो स्प्रिंग क्या होती है, प्रसारित होती है, जैसे ये विपरीत कला में है। इस स्थिति में युग्मन प्रभावी होता है, जैसा कि चित्र 11 में प्रदर्शित किया गया है। ये हम देख रहे हैं यहाँ पर युग्मन जो है वो हमारा
कंप्रेस्ड वाला है कि यहाँ पर जो दोनों दोलक हैं वो अपोजिट फेज में मोशन कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों ही दोलन सेम फेज में मोशन कर रहे हैं। दूसरा हम इधर भी देख सकते हैं कि जब हमने क्या माना, y इक्वल में क्या माना है, 0 माना है, तो वहाँ पर कपल्ड ओसिलेशन यानी युग्मन का कोई भी प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि दोनों दोलक एक ही कला में होते हैं। इस प्रकार की गति में स्प्रिंग की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात स्प्रिंग सदैव अपनी प्रारंभिक लंबाई की अवस्था में ही रहेगी, जैसा कि चित्र 10 में हमें दिखाया गया है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी कंडीशंस और लग सकती हैं। कंडीशंस लग सकती हैं सामान्य कंपन विधाएं और उनकी आवृत्तियाँ, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन एंड इट्स फ्रिक्वेंसी। युग्मित दोलक की गति को प्रदर्शित करने के लिए एक्स तथा वाई का हमने चयन किया है, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई को लिया है, जिन्हें हम नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहेंगे, नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स कहेंगे एक्स एंड वाई को। साधारणतः किसी युग्मित निकाय के सामान्य निर्देशांक वे प्राचल होते हैं, पैरामीटर होते हैं, जिनके रूप में निकाय की गति के समीकरणों को ऐसे नियत गुणांक वाले रेखीय अवकल इक्वेशंस को के सेट के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसके प्रत्येक समीकरण में केवल एक ही प्रतंत्र चर होता है। यह हम ऐसा कह सकते हैं, द नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कपल्ड सिस्टम आर द पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ विच द इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ द सिस्टम can be written as a set of linear differential equations with constant coefficients in which each equation contain only one dependent variables। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में लिया है कि x इक्वल हमने क्या माना है, x1 प्लस में x2, और y इक्वल में माना है हमने x1 माइनस x2। सामान्य निर्देशांक होते हैं तथा इक्वेशन 11 एंड 12 जो कि सामान्य निर्देशांकों के रूप में युग्मित दोलक की गति को प्रदर्शित करते हैं, उनमें केवल एक ही प्रतंत्र चर होता है। इक्वेशन 11 एंड 12 हम देखते हैं, जिसमें हमने देखा है केवल एक ही प्रतंत्र चर होता है। जैसे हमने उस इक्वेशंस को हमने x, कैपिटल X और कैपिटल Y में ले लिया है। किसी युग्मित निकाय के प्रत्येक सामान्य निर्देशांक से संबंधित सरल आवर्त गति को उस निकाय की सामान्य कंपन विधा कहते हैं। किसी युग्मित निकाय के प्रत्येक सामान्य निर्देशांक से संबंधित सरल आवर्त गति को उस निकाय की सामान्य कंपन विधा कहते हैं, यानी नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशंस कहते हैं, या सामान्य विधा कहते हैं, नॉर्मल मोड कहते हैं। प्रत्येक सामान्य कंपन विधा की अपनी विशिष्ट आवृत्ति होती है, यानी कैरेक्टरिस्टिक फ्रिक्वेंसी होती है, जिसे सामान्य विधा आवृत्ति कहते हैं, नॉर्मल मोड फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। दो युग्मित सरल आवर्ती दोलकों की दो कंपन विधाएं होती है। एक कंपन विधा सामान्य निर्देशांक x तथा दूसरी कंपन विधा y से रिलेटेड होती है। पहली जो होगी x से रिलेटेड होगी, दूसरी y से रिलेटेड होगी। जब दोनों दोलकों को उनकी साम्य स्थिति से एक ही दिशा में विस्थापित करके छोड़ा जाता है, तो प्रत्येक दोलक अपनी प्राकृतिक आवृत्ति की समान आवृत्ति से सरल आवर्त गति करेंगे तथा वे हमेशा एक ही कला में रहेंगे। यह स्थिति युग्मित दोलक की प्रथम सामान्य विधा होती है तथा इससे संबंधित आवृत्ति प्रथम सामान्य विधा आवृत्ति होती है, जिसे हम लिख रहे हैं ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल में ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल g/l और ओमेगा 1 इक्वल में रूट g/l इक्वल में ओमेगा नॉट। जब दोनों दोलकों को उनकी सामान्य स्थिति से एक दूसरे के विपरीत दिशा में विस्थापित करके छोड़ा जाए, तो हम देखते हैं प्रत्येक दोलक सरल आवर्त गति करेगा। वे एक दूसरे के विपरीत कला में होंगे और उनकी आवृत्ति पहले की स्थिति से भिन्न होगी, और इस कंडीशन में जो फ्रिक्वेंसी है वो भी चेंज प्राप्त होगी हमें। जिस फ्रिक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं वो फ्रिक्वेंसी होगी g/l प्लस 2k/m की पावर हाफ। जो फ्रिक्वेंसी हमारी होगी ओमेगा 2 इक्वल में g/l प्लस 2k/m की पावर हाफ। चूँकि g/l इक्वल हम ओमेगा नॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2k/m कपलिंग कांस्टेंट से रिलेटेड है, तो इसे हम 2 ओमेगा c लिख सकते हैं, 2 ओमेगा c का स्क्वायर की पावर हाफ। जहाँ पर ओमेगा c इक्वल में हमने क्या लिया है k/m और ओमेगा नॉट इक्वल हमने लिया है g/l।
ये हमने देखी है कि ये जो हमारी आवर्ती होगी जो एक दूसरे के विपरीत कला में कंपन करते हैं, तो यह युग्मी दोलक की द्वितीय कंपन विधा होती है। इससे संबंधित आवर्ती द्वितीय सामान्य विधा आवर्ती कहलाती है और इसका मान ये होता है ओमेगा टू इक्वल में G/L प्लस 2K/m की पावर हाफ। थैंक यू।